Hello guys, I am Ashish. Welcome to Vidya Lanka Gate Civil YouTube channel. So today we are going to discuss most expected questions of structure analysis which can be asked in Gate Civil 2021. तो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इट इज डिटर्मिनेसी एंड इंडिटर्मिनेसी. So let's start it without wasting any time. We are discussing determinacy and indeterminacy. So first question is find static indeterminacy of space frame shown in figure. Now जब भी फ्रेम का क्वेश्चन आता है तो उसकी अगर स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी हो तो जो मोस्ट इजीएस्ट मेथड है वो है ओपन ट्री मेथड. कौन सा? ओपन ट्री मेथड. नाउ जो ओपन ट्री मेथड है, अगर जो हमारा फ्रेम है वो 2D फ्रेम है तो उस केस में जो DS होता है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है, वो होता है 3C माइनस आर डैश. और अगर स्पेस फ्रेम है जिसमें 3D लोडिंग कंडीशन है तो उसमें क्या होता है 6C माइनस आर डैश. तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे. अंडर 2D लोडिंग कंडीशन 3C माइनस आर डैश, अंडर 3D लोडिंग कंडीशन 6C माइनस आर डैश. with C क्या है? C is the number of cuts required to make a structure like open tree and R dash is the number of restraint required to make support और joint rigid. ठीक बात है. नाउ यहाँ पे 4 सपोर्ट्स हैं यानी 4 रूट्स हैं, यानी इसको हम 4 ट्रीज में बनाना पड़ेगा. तो हमें ऐसे कट्स देने पड़ेंगे ताकि ये 4 ट्रीज में कन्वर्ट हो जाए. तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे. तो ये सामने वाला ट्री, एक पीछे वाला ट्री, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला ट्री. तो 4 ट्रीज हमारे बन गए. अब कितने रिस्ट्रेंट देने हैं ताकि हमारा जो ज्वाइंट है और सपोर्ट है वो रिजिड बन जाए. तो ये हमारा क्या है? हिंज ज्वाइंट है. तो इसको हमें रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3D लोडिंग कंडीशन है 3 इंटू एम माइनस वन. बाकी m क्या है? m इज द नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट द जॉइंट. तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6. यहाँ पे r डैश कितना हो जाएगा? r डैश हो जाएगा 3 इंटू 1, ये 3 हो गया राइट. यहाँ पे r डैश कितना हो गया? तो हमें 3 मूवमेंट रिएक्शंस का और रिस्ट्रेन देना पड़ेगा. तो जो एडिशनल रिस्ट्रेन होएगा वो 3 होएगा. यहाँ पे भी 3 फोर्स रिएक्शन आएंगे, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड. एम एक्स एम वाई एम जेड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ रिस्ट्रेन टू मेक दिस जॉइंट रिजिड और फिक्स. तो यहाँ पे भी क्या हो गया? r डैश इक्वल टू 3. तो जो मेरा ds हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6c माइनस आर डैश. कितने कट्स लगाए मैंने? 4. कितने रिस्ट्रेन दिए मैंने? 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. तो ये कितना हो गया? 24 माइनस 339 प्लस 6 15 इज इक्वल टू 9. तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड द इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम शोन इन फिगर. नाउ जो हमारी टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो हम जानते हैं कि इसके बराबर होती है. इट इज द समेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी राइट. नाउ यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है. अब जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती है वो कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो फ्रेम एलिमेंट हो चाहे ट्रस एलिमेंट हो, जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो हमेशा r माइनस थ्री रहती है राइट. या r इज द नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन एंड c इज द नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल राइट. तो यहाँ पे हमारे जो सपोर्ट रिएक्शन है वो भी 3 है. तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 जीरो. तो जो इसकी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो कितनी होगी? जीरो. यानी जो हमारी इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के बराबर हो जाएगी. ना टोटल के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? टोटल के लिए मैं ओपन ट्री कंसेप्ट यूज करूंगा राइट. अब यहाँ पे 2 सपोर्ट्स हैं, 2 रूट्स हैं, यानी पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको मेरे को 2 ट्रीज में बनाना पड़ेगा. ऐसे कट्स दूंगा ताकि 2 ट्रीज में बन जाए राइट. तो एक कट मैंने ऐसे दिया, एक कट मैंने ऐसे दिया. तो एक ट्री ऐसे बन गया और जो बाकी ट्री है वो कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे 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 राइट. अब जो ये बाकी जो बचा ट्री है इसके अंदर इंटरनल लूप्स हैं राइट. अब जो ओपन ट्री कंसेप्ट की वैलिडिटी के लिए हम जानते हैं कि उसके अंदर कोई इंटरनल लूप्स नहीं होने चाहिए. तो हम ये सारे इंटरनल लूप्स को काटेंगे ताकि ये ओपन ट्री स्ट्रक्चर बन जाए राइट. तो इसको मैं कैसे काटूंगा? एक ऐसे दूंगा, काटूंगा, यहाँ से काट दूंगा. तो ये सारे इंटरनल लूप्स जो बनने हैं सारों को मैं इंटरनल लूप्स को मैं काट दूंगा. तो राइट. और मेरे को कितने एडिशनल रिस्ट्रेन बनने पड़ेंगे ताकि जो मेरा सपोर्ट है वो रिजिड सपोर्ट की तरह एक्ट करे. तो यहाँ पे मेरे को r डैश कितना देना पड़ेगा? r डैश इक्वल टू 1. यहाँ पे r डैश कितना देना पड़ेगा? r डैश इक्वल टू 2. तो ds मेरा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 कट्स काटे मैंने. 3 इंटू 9 माइनस 3. तो ये कितना हो गया? 24. तो आंसर इज सी, 24. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
we need to find the internal static indeterminacy for the beam shown in figure. Now we know that कि जो beams हैं these are always internally determinate. Beams are always internally determinate. अब इस क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है कि कई क्वेश्चन सिर्फ देख के कैलकुलेट करने लग जाते हैं, तो कई बार एक ट्रिक होएगी कि आपको इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछ सकता है बीम की, तो वो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, उसमें हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीम्स है हमारी वो हमेशा इंटरनली डिटर्मिनेट होती हैं, और वो जो इंडिटरमिनेसी है इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन केस ऑफ बीम्स, राइट। तो इस केस में जो इंटरनल है वो तो जीरो ही रहेगी। अगर सेम क्वेश्चन में मेरे को पूछा होता है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, तो वो क्या हो जाती, डी एस सी जो कि डी एस के बराबर ही है इन केस ऑफ बीम, इट इज आर माइनस थ्री प्लस आर माइनस थ्री प्लस एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल, राइट। थ्री तो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो अवेलेबल है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो, समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो। नाउ प्लस एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसके अलावा कोई अवेलेबल है तो उसको भी हम टेक अकाउंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मेरी सपोर्ट की रिएक्शन है वो कितनी हो जाएंगी, थ्री यहाँ पे होंगी, थ्री यहाँ पे होंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, सिक्स, राइट। प्लस थ्री और एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मेरे पास दो एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे, राइट। एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होएगा फ्रॉम ईदर साइड, और यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो होएगा फ्रॉम ईदर साइड, तो यहाँ पे हमारे पास दो एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल हैं, तो थ्री माइनस टू इक्वल टू वन। यानी अगर इसका आंसर वन होता, अगर हमें पूछा होता है एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी या सिर्फ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और अगर यहाँ पे इंटरनल पूछा है तो हम ध्यान रखेंगे बी में इंटरनल इंडिटरमिनेसी हमेशा जीरो होती है, तो उस केस में हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, for a horizontal grid member as shown in figure, subjected only to vertical load, the static indeterminacy is. Now एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बनता है फ्रेम में, जिसमें जो मेंबर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये जो सारा मेंबर है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे ये वर्टिकल प्लेन में नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, राइट। एंड इट इज सब्जेक्टेड ओनली टू वर्टिकल लोड, तो इस पे सिर्फ वर्टिकल लोड सब्जेक्ट किए हैं, और ये जो मेरा फ्रेम है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम याद रखेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल ग्रिड मेंबर है इट इज सब्जेक्टेड ओनली टू वर्टिकल लोड, तब भी हर एक मेंबर में सिर्फ थ्री इंटरनल फोर्सेज जनरेट होती हैं। एट एनी मेंबर ओनली थ्री इंटरनल फोर्सेज आर जनरेटेड, जस्ट लाइक 2D लोडिंग केस, राइट। जब हमारा फ्रेम था वो वर्टिकल प्लेन में था और लोडिंग भी वर्टिकल प्लेन में हो रही थी, तो ये 2D लोडिंग केस है, तो इसमें भी हम जानते हैं कि थ्री इंटरनल फोर्सेस होती हैं। बट जो ये स्पेशल केस है जिसमें जो मेरा फ्रेम है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में और जो वर्टिकल लोडिंग से सब्जेक्टेड है, इस केस में भी थ्री इंटरनल फोर्सेज जनरेटेड होती हैं। बट फर्क इतना है कि इसमें जो इंटरनल फोर्सेज जनरेट होती थी वो होती थी वन बेंडिंग मूवमेंट एंड टू शेयर फोर्स, राइट। जबकि इस केस में टू बेंडिंग मूवमेंट एंड वन शेयर फोर्स जनरेट होती है, तो राइट। तो यानी जो इंटरनल फोर्सेज जनरेट हो रही हैं वो डिफरेंट हो रही हैं, बट जो नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेज हैं वो थ्री ही हैं दोनों केसेस में, राइट। तो इस केस में जो हम पहले से फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं डी एस इक्वल टू थ्री सी माइनस आर डैश, इन केस ऑफ 2D लोडिंग कंडीशन ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, राइट। तो यानी ऐसा कोई केस आपको मिल जाए जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल मेंबर दिया हो और इट इज सब्जेक्टेड ओनली टू वर्टिकल लोड्स, और आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी हो, उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला थ्री सी माइनस आर डाई यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक 2D लोडिंग केस में, राइट। क्योंकि इन दोनों में जो नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेज हैं वो सेम जनरेट हो रही है। तो इसमें मैं कितने कट्स लगाऊंगा टू मेक इट अ ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, तो एक ऐसे कट मारा, एक ऐसे कट मारा, एक ऐसे कट मारा, एक ऐसे कट मारा, राइट। तो ये चार ट्रीज बन गए मेरे, राइट। अब ये चार सपोर्ट्स हैं बाकी रह गए, उनको चार ट्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक बीच में से काटूंगा ये और एक यहाँ से काटूंगा, राइट। और नंबर ऑफ एडिशनल रिस्ट्रेंट यहाँ पे हमें कोई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सपोर्ट्स हैं वो फिक्स्ड हैं और सारे के सारे जॉइंट्स हैं वो रिजिड हैं। तो जो मेरा डीएस है वो कितना हो जाएगा, मैंने कितने कट्स दिए, थ्री फोर फाइव सिक्स एट, तो थ्री इंटू एट माइनस जीरो, ये कितना हो जाएगा, सिंपली 24, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें एक ट्रस दिया हुआ है और उसमें हमें क्या निकालना है, वी नीड टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेसी, राइट। हमें स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, इसकी डिटर्मिनेसी पे डिपेंड करना, कमेंट करना है, राइट। नाउ सबसे पहले अगर मैं इसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करूं तो वो मैं कैसे करूंगा,
तो मेरी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होएगी वो कितनी होएगी m प्लस आर माइनस 2j, राइट। जो m प्लस आर है टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन एंड मेंबर फोर्सेस है, और 2j क्या है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल, राइट। तो ये मेरी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो 10 मेंबर्स हो गए मेरे, और रिएक्शंस कितनी है 2, राइट। और जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो जो इसका ds है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, राइट। तो जो मेरी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो 0 है, यानी जो ट्रस है मेरा स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, राइट। अब मेरे को स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, राइट। तो स्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए मैं हमेशा दो चीज़ें कैलकुलेट करूंगा, राइट। एक मैं ds कैलकुलेट करूंगा, एक dsc कैलकुलेट करूंगा। तो जो मेरा dsc है वो कितना है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितनी है 2 -3, तो ये नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, राइट। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टेबिलिटी पे कमेंट करना हो तो आपको याद रखना है आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी ही है, एक ds कैलकुलेट करना है और एक dsc कैलकुलेट करना है। जब ds या फिर dsc मेरा लेस देन 0 है तो अंडर एनी केस ये मेरा जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होएगा, राइट। यानी जब भी मेरा ds और dsc लेस देन 0 है तो अंडर एनी केस जो मेरा स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल रहेगा। बट अगर जो ds और dsc है मेरा वो लेस देन या इक्वल टू 0 है तो उस केस में मैं स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर सकता। ऐसा भी केस हो सकता है कि जहाँ पे मेरी एक टोटल इंडिटर्मिनेसी एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, उस केस में भी जो मेरा स्ट्रक्चर वो अनस्टेबल हो सकता है। यानी ये कोई गवर्निंग कंडीशन नहीं है, बट ये जो कंडीशन है वो गवर्निंग है। जब भी मेरी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी या एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी लेस देन 0 है तो जो मेरा स्ट्रक्चर है हमेशा अनस्टेबल होएगा। अब मेरे को जानता हूँ कि ये जो मेरा DSC है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा स्ट्रक्चर है एक्सटर्नली अनस्टेबल है। या एक और तरीके से मैं देख सकता हूँ कि मैं DSC नहीं कैलकुलेट करना चाहता तो यहाँ पे जो मेरी रिएक्शन आएंगी वो भी वर्टिकल होएगी, यहाँ पे रिएक्शन आएंगी वो भी वर्टिकल होएगी। यानी किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए कम से कम हम जानते हैं कि 3 रिएक्शन जनरेट होनी चाहिए इन डिफरेंट प्लेन्स। तो यहाँ पे 2 ही रिएक्शंस आ रही हैं जो कि वर्टिकल हैं, तो यहाँ से भी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो मेरा स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नली अनस्टेबल है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड एक्सटर्नली अनस्टेबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमें एक ट्रस्ट दिया हुआ है, इस केस में भी हमें स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेसी पे कमेंट करना है, राइट। तो सबसे पहले इसकी भी हम डिटर्मिनेसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो मेरा ds वो क्या है m प्लस आर माइनस 2j, राइट। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 मेंबर्स हो गए, प्लस नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी है, यहाँ से 2 रिएक्शन, यहाँ से 1, प्लस यहाँ से 1, तो ये कितना हो गया 4। और कितने जॉइंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 इंटू 10, तो ये कितनी होगी मेरी 1। यानी जो मेरा ट्रस है वो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है टू 1 डिग्री, राइट। तो टू 1 डिग्री वाला 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। तो हमारा जो स्ट्रेस है वो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है 1 डिग्री से। अब हमें दूसरी चीज देखनी है कि ये स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है वो भी कैसे, एक्सटर्नली अनस्टेबल है कि इंटरनली अनस्टेबल है, राइट। अब जो इंटरनली यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे भी कोई ब्रेस्ड मेंबर नहीं है, तो ये जॉइंट काफी अप्रिशिएबली मूव कर सकता है इस जॉइंट के रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होंगे जॉइंट्स की विद रिस्पेक्ट टू अदर जॉइंट वो काफी हाई होंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्रेसिंग। ब्रेस मेंबर नहीं है तो ये जो डिफॉर्मेशन है काफी ज्यादा हाई होंगी। सो इवन दो जो मेरा ट्रस है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, बट मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा ट्रस अनस्टेबल है क्योंकि जो यहाँ पे ब्रेस मेंबर नहीं है, ये जो ब्रेस मेंबर अगर यहाँ होता है, ये वाला ब्रेस मेंबर यहाँ होता तो ये स्टेबल होता, बट यहाँ पे कोई ब्रेस मेंबर नहीं है तो जॉइंट काफी अप्रिशिएबली डिफॉर्म कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू अदर जॉइंट। तो जो मेरी डिफॉर्मेशन है काफी ज्यादा हाई होंगी, यानी ऐसे ट्रस को जिसमें ब्रेस मेंबर एब्सेंट है उस ट्रस को मैं इंटरनली अनस्टेबल कहूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट टू 1 डिग्री एंड इंटरनली अनस्टेबल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। we need to find the kinematic indeterminacy of frame shown in figure if all the members are inextensible। अब इस क्वेश्चन डालने का क्या पर्पस है, यहाँ पे ये जो मेरा फ्रेम है वो ब्रेस्ड है, दिस फ्रेम इज ब्रेस्ड,
यानी यहाँ पे जो अलॉन्ग लेटरली ये वाला मेंबर है अलॉन्ग लेटरली मूव नहीं कर सकता, ये मेरा फ्रेम बेस फ्रेम है। या फिर अगर इस फ्रेम में कोई डायगोनल मेंबर्स होते हैं उस फ्रेम को भी मैं ब्रेस फ्रेम कहता, राइट। तो ऐसा जो क्वेश्चन है, ऐसा जो फ्रेम है जो मेरा ब्रेस फ्रेम है, जहाँ पे लेटरल मूवमेंट प्रिवेंटेड है, यहाँ पे लेटरल मूवमेंट प्रिवेंटेड है, यहाँ पे लेटरल मूवमेंट प्रिवेंटेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सपोर्ट और ड्यू टू द either ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सपोर्ट or due to the presence of some brace member like this and like this, some diagonal member। जो मेरा फ्रेम है अगर वो ब्रेस है तो उस क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि जो मेरा काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है वो 3j माइनस आर माइनस एम, यानी एम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर मेरे एम ऑल दी मेंबर इनएक्सटेंसिबल दिए हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला सीधा यूज कर लेते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, राइट, कि 3j माइनस आर माइनस एम है, m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है जब हमारा जो फ्रेम है वो ब्रेस्ड है। अब ब्रेस कैसे हो सकता है, either ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सपोर्ट और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम डायगोनल मेंबर। तो उस केस में जो ये फॉर्मूले की वैलिडिटी है वो नहीं है, राइट। उस केस में मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ मेंबर्स सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ अगर सारे मेंबर मेरे एक्सटेंसिबल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे को काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले मान लूंगा कि जो मेरे मेंबर्स हैं एक्सटेंसिबल है, उस केस में मैं डीके निकालूंगा। उस केस में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जॉइंट्स हैं तो 3 इंटू 9 माइनस रिएक्शन कितनी है, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6 होगी प्लस 2 8, राइट। तो 27 माइनस 8 कितना हो गया, ये 19, राइट। अब ये कितनी है, ये कब आई मेरी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेट, जब मैंने माना कि सारे के सारे मेंबर मेरे एक्सटेंसिबल है। बट अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरे मेंबर्स हैं वो इनएक्सटेंसिबल है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सारे जॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। लेट जैसे ये 1 2 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है, राइट। नाउ अब मैं जानता हूँ कि जो मेरा 3 मेंबर है वो वर्टिकली मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मेंबर है वो यहाँ से ब्रेस है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये ऊपर नहीं जा सकता, तो ये भी ऊपर नहीं जाएगा। नहीं तो अगर ये ऊपर जाता तो ये मेंबर की लेंथ इंक्रीज हो जाती। तो जो मेरा डेल्टा y3 है वो 0 हो गया, राइट। सिमिलरली अब जो मेरा मेंबर है ये 2 है, ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये सपोर्ट है, तो ये मूव नहीं कर सकता। तो इस मेंबर की लेंथ चेंज होने के लिए ये जो डेल्टा y5 है वो भी नहीं मूव करेगा, राइट। तो जो मेरा सॉरी डेल्टा x5 है, यानी ये मूवमेंट प्रिवेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मेरा सपोर्ट है यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो ये 2 जॉइंट है वो लेटरली मूव नहीं कर सकता। तो सिमिलरली y और 8 जॉइंट भी लेटरली मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे मेंबर्स हैं वो एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल है, यानी उनकी चेंज इन लेंथ है वो 0 होएगी। यानी अगर ये मूव कर जाता तो चेंज इन लेंथ है वो मेरी 0 नहीं रहती। तो जो मेरा डेल्टा x5 है और डेल्टा x8 है वो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक बात है। नाउ अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, डेल्टा x3 यहाँ पे लेटरली मूव कर सकता है, राइट। अब जितना डेल्टा x3 मूव कर रहा होगा उतना ही डेल्टा x6 को मूव करना पड़ेगा ताकि इस मेंबर की चेंज इन लेंथ 0 है। सिमिलरली डेल्टा x9 को भी उतना ही मूव करना पड़ेगा, राइट। तो मेरा जो डेल्टा x3 है इट इज इक्वल टू डेल्टा x6 विच इज इक्वल टू डेल्टा x9, राइट। उसके अलावा क्या हो जाएगा, उसके अलावा देखते हैं हम कि ये जॉइंट है जो हिंज्ड है, तो ये वाला भी ऊपर मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ऊपर मूव करेंगे तो इस मेंबर की लेंथ चेंज इन लेंथ 0 नहीं रहेगी। तो ये वाला डेल्टा y5 डेल्टा y6 0 होएगा। सिमिलरली डेल्टा y8 डेल्टा y9 0 होएगा। तो इसके अलावा हमारे पास और क्या कंडीशन है, डेल्टा y6 और डेल्टा y5 0 होएगा एंड डेल्टा y8 एंड डेल्टा y9 0 होएगा, राइट। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकें। अगर सारे मेंबर इंडिस्टेंसिबल हैं तो क्या होएगा, एक 1 ये माइनस हो जाएगी, ये 2 3 4 5 6 7। अब ये डेल्टा x3 डेल्टा x6 और डेल्टा x9 बराबर है, यानी इसमें से कोई एक भी पता होएगी हमें जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, तो बाकी दो हमें पता लगा सकते हैं, राइट। तो इसमें से इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो एक ही रहेगी, राइट। तो इसमें से दो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो कितनी मेरे को कंडीशन में रिमूव कर सकता हूँ, अगर मेरे मेंबर इनएक्सटेंसिबल हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 2 और 9, राइट। तो जब मेरे मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल हैं तो 19 माइनस 9 10।
तो नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर इफ द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल इज 10, राइट। तो अगर सिमिलर क्वेश्चन को अगर आपने इस फॉर्मूले से किया होता तो जो आपका आंसर है वो गलत आता। इस केस में क्या आता 3j माइनस आर माइनस एम, तो ये कितना हो जाता 19 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका आंसर आ जाता 9 जो कि गलत है। दिस आंसर इज रॉन्ग। तो हमें याद रखना है कि बेस सेम है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करना, हमें देखना है जॉइंट डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सी एग्जिस्ट करेंगी कौन सी एग्जिस्ट नहीं करेंगी इन केस ए मेंबर एंड एक्सटेंसिबल, राइट। हमें खुद विजुअलाइज करके देखना है ऐसे क्वेश्चन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find kinematic indeterminacy of frames shown in figure if all the members are inextensible, right? अब ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये इसमें ब्रेस्ड फ्रेम नहीं है, राइट। इसमें ना कोई डायगोनल मेंबर है ना कोई मेंबर के अलोंग ही सपोर्ट प्रोवाइड किया है जैसे लेटर मूवमेंट प्रिवेंट हो रही हो, तो ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इस केस में मैं डायरेक्टली 3j माइनस आर माइनस एम डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस केस में नई टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में मैं कुछ एडिशनल हिंजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके कारण जो मेरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ रही है किसी जॉइंट्स में, राइट। तो यहाँ पे हिंज प्रोवाइड करने के कारण ये मेंबर इसके विद रिस्पेक्ट टू रोटेट कर सकता है, तो एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, राइट। तो 3+1 होएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कोई हिंजेस या इंटरनल रोलर या इंटरनल स्लाइडर कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से मैं रिस्ट्रेंट रिमूव कर रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे को टेक अकाउंट करना पड़ेगा एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एक जॉइंट या हिंज या स्लाइडर के कारण आ रही है, राइट। तो इस फॉर्मूला को मैं कैसे मॉडिफाई करूंगा 3j माइनस आर माइनस एम प्लस एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अवेलेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल हिल स्लाइडर और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इसको क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले नेमिंग दे देते हैं। ये 1 है, लेट जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है। तो इस केस में जो इंटरनल हिंजेस हैं रोल है इसको भी मैं एज एडिशनल जॉइंट ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो ये कितने मेरे जॉइंट्स हो गए यहाँ पे, और ये 9 है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जॉइंट्स है मेरे पास। तो डी के कितना हो गया 3 × 9। अब कितनी रिएक्शंस है मेरे पास, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 8 होगी, राइट। अब कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्स हैं, राइट। प्लस एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है यहाँ पे, बाकी 3 मेंबर इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 मेंबर एज अ रेफरेंस। तो कितनी मेरे पास एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रही है m-1। m इज द नंबर ऑफ मेंबर, m-1, m- इज द नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट अ जॉइंट। यहाँ पे 4 मीट कर रहे हैं तो 3, और यहाँ पे 2 मीट कर रहे हैं तो 1। तो कितना हो गया ये 3 9 27, 30 प्लस 31 माइनस 17, तो ये कितना हो जाएगा 14। इसका आंसर कितना हो गया ऑप्शन सी 14, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। बस इसमें ट्रिक क्या है कि यहाँ पे एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आ रही हैं किसी भी इंटरनल हिंज रोलर स्लाइडर कुछ भी हो सकता है, उसको मेरे को टेक अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बीम दी हुई है, इट इज सपोर्टेड बाय 3 लिंक्स एंड लोडेड एज शोन इन फिगर, राइट। अब इसको मेरे को डिटरमाइन करना है कि स्टेबल है कि डिटर्मिनेट है, यानी मेरे को स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेसी पे कमेंट करना है। नाउ ये फ्रेम की तरह मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ और सारे जॉइंट्स को मैं रिजिड बना लेता हूँ, ओपन ट्री मेथड में यूज कर लेता हूँ। तो ये 2D लोडिंग केस है, तो ds कितना हो जाएगा 3c माइनस आर डैश। अब 3 रूट्स हैं तो 3 ट्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे कर दूंगा, एक ये दूंगा तो एक ट्री ये हो गया, एक ऐसे दूंगा तो एक राइट मोस्ट ट्री हो गया और एक मिडल ट्री हो गया, तो 3 ट्रीज मेरे बन गए, राइट। और 3 रूट्स हैं मेरे। अब मेरे को रिस्टेन कितना देना पड़ेगा, अब यहाँ पे r-1 देना पड़ेगा ताकि ये रिजिड सपोर्ट बन जाए, यहाँ पे भी r-1 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी r-1 देना पड़ेगा, यहाँ पे r-1 देना पड़ेगा, यहाँ पे r-1 देना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं तो r-m-1 2 देना पड़ेगा, राइट। तो ds कितना हो जाएगा मेरा 3 × 2 माइनस 3 5 6 7, राइट। तो ये कितना हो गया -1। तो जो ds है मेरा लेस देन 0 है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो मेरा स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को एक प्लेन ट्रस दिया हुआ है, टावर स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। मेरे को एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी, इंटरनल इंडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी है वो क्या होगी r-3। ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बी इट ट्रस बी इट फ्रेम,
इट इज डजेंट मैटर, राइट। तो मेरे कितनी रिएक्शन आएंगी, 2 वर्टिकल आएंगी, 2 हॉरिजॉन्टल आएंगी। तो कितना हो गया, आर मेरा 4 - 3 1। तो डीएससी मेरा कितना हो गया 1। मैं टोटल इंडिटर्मिनेसी फाइंड करूं तो वो मेरे को पता है m + r - 2 डे होता है। तो मेंबर्स मेरे को काउंट करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 9 10 11 12 13 14 15, राइट। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए मेरे 15। आर कितना हो गया 4। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 × 8, तो 15 + 4 19 - 16, ये कितना हो गया 3। तो जो मेरा डी एस आई हो गया वो कितना होएगा, डी एस - डी एस सी कितना हो जाएगा, ये 3 - 1 2, राइट। तो मेरी जो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी है वो 1 है, टोटल इंडिटर्मिनेसी 3 है और इंटरनल इंडिटर्मिनेसी 2 है। अब एक सेम क्वेश्चन में को काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगा, 2j - r। अब यहाँ पे 2j - r होएगा क्योंकि हर जॉइंट पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है, राइट। डेल्टा एक्स मूव कर सकते हैं या डेल्टा वाई मूव कर सकते हैं। इस केस में जो रोटेशन है वो नहीं पॉसिबल है क्योंकि जो ट्रस है वो एक्सियल फोर्स कैरिंग मेंबर है। इसमें जो फोर्सेस होंगे एक्सियल फोर्स होंगे, यानी कोई भी मेंबर या जॉइंट डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई मूव कर सकता है। इसमें रोटेशन है वो नहीं पॉसिबल है। तो ये कितना हो जाएगा 2j - r। तो मेंबर जॉइंट्स मैं जानता हूँ कितने हैं मेरे, 2 × 18 - 4, तो ये 16 - 4 12 हो गया। तो ऐसे मैंने सब कुछ इसका कैलकुलेट कर लिया। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर पॉसिबल विच कैन बी आस्क्ड इन गेट सिविल 2021 फ्रॉम चैप्टर डिटर्मिनेसी एंड डिटर्मिनेसी। मैंने सारे क्वेश्चन की कवरेज कर लिए, जो जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो आपको मैंने बता दिए। तो नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस कि उससे हम कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So stay tuned and please subscribe this channel and click on the bell icon to in order to get access to more videos like this. Thank you guys. Thank you so much.